प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बीए द्वितीय वर्ष इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत मोहम्मद बिन तुगलक के विषय में चर्चा करेंगे। मोहम्मद बिन तुगलक के बचपन का नाम फखरुद्दीन मोहम्मद जूना खां था। वह अपने चारों भाइयों में सबसे बड़ा और प्रतिभावान था। वह आरंभ से ही महत्वाकांक्षी था। 1325 ईस्वी में जब सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक बंगाल विजय के लिए गया, तब जूना खां ने उसके विरुद्ध षड्यंत्र रचना आरंभ किया और सुल्तान के दिल्ली में प्रवेश करने से पहले ही उसकी हत्या करवा दी। और तत्पश्चात जूना खां मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से दिल्ली के तख्त पर बैठ गया। सुल्तान के पद को सुदृढ़ता प्रदान करने के अंतर्गत उसने कई कार्य किए, जैसे समारोह के साथ राजधानी में प्रवेश, पदों और पदवियों का वितरण, निजामुद्दीन औलिया का आशीर्वाद लेना और खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्राप्त करना। मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। पहला योजनाओं का काल, दूसरा विद्रोहों का काल। पहला काल 1324 से 1335 ईस्वी तक, दूसरा 1335 से 1351 ईस्वी तक। मोहम्मद तुगलक की प्रमुख योजनाओं के अंतर्गत राजस्व शासन में सुधार, कृषि की उन्नति का प्रयास, दोआब पर कर वृद्धि, राजधानी परिवर्तन, खुरासान एवं कराजल पर चढ़ाई और सांकेतिक मुद्रा यानी तांबे के सिक्के चलाने की योजना है। इसके अतिरिक्त उसने मंगोलों को रिश्वत देकर वापस लौटाने की भी योजना बनाई थी। मोहम्मद तुगलक की ये योजनाएं यद्यपि समय से आगे और काफ़ी दूरदर्शितापूर्ण थी, लेकिन जनता द्वारा उनको न पहचान पाने के कारण, सहयोग न मिल पाने के कारण और साथ ही अधिकारियों द्वारा उनकी क्रियान्विति में दोष होने के कारण ये योजनाएं असफल हुई। लेकिन इनमें सबसे अधिक दोष मोहम्मद तुगलक के स्वभाव का था, जो उतावलापन में हर योजना शुरू करता था और धीरज नहीं रखते हुए जितनी जल्दी शुरू करता था उतनी ही जल्दी समाप्त कर देता था। इसकी सारी योजनाओं में तांबे के सिक्के चलाने की योजना और राजधानी दिल्ली से दौलताबाद ले जाने की योजना बुरी तरह असफल रही और कृषि विभाग दीवाने कोही का निर्माण किया जाना भी सही चयन और सही व्यवस्था के कारण विफल हुआ। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद में योजनाओं की विफलता से जनता में पर्याप्त असंतोष फैल गया, तो बाद का काल इसके विद्रोह का काल था। मोहम्मद तुगलक के समय में कई विद्रोह हुए, प्रायः प्रतिवर्ष एक विद्रोह हुआ। जैसे वहाबुद्दीन गुरशास्प का विद्रोह, किशलो खां का विद्रोह, हुलाजू का विद्रोह, जलालुद्दीन का विद्रोह, मलिक हुसैन का विद्रोह, सैयद इब्राहिम का विद्रोह, बहराम खां का विद्रोह, निजाम भाई का विद्रोह, अली शाह का विद्रोह, आइनुल मल्क का विद्रोह, शाहू अफगान का विद्रोह, कृष्ण नायक का विद्रोह, हरिहर बुक्का का विद्रोह, सोनम तथा समाना के जाटों और भट्टियों का विद्रोह, शताधिकारियों के विद्रोह आदि। अब हम थोड़े उनके शासन व्यवस्था पर विचार करेंगे। मोहम्मद तुगलक की शासन व्यवस्था की कई विशेषताएं थी। पहला, यह शासन स्वेच्छाचारी एवं निरंकुश था। दूसरा, मोहम्मद तुगलक ने देशी अमीरों की अयोग्यता को जानते हुए विदेशी अमीरों की नियुक्ति की। तीसरा, उसने योग्यता के आधार पर नियुक्तियां प्रारंभ की। चौथा, उसने राजनीति को धर्म से पृथक करते हुए उलेमाओं के वर्चस्व की समाप्ति की घोषणा की। पाँचवा, कठोर दंड विधान पर आधारित न्याय व्यवस्था को उसने बढ़ावा दिया। न्याय विभाग का प्रधान सदर जहान काजी उल कुजात कहलाता था। मोहम्मद तुगलक ने शासन को सेना पर आधारित बनाया। पुलिस तथा जेल विभाग का बहुत अच्छा प्रबंध किया। लगान वसूली की व्यवस्था के अंतर्गत मोहम्मद तुगलक ने माल गुजारी वसूल करने का सुदृढ़ प्रबंध किया था। सारी भूमि शिकों में विभक्त कर दी गई थी। प्रत्येक शिक में एक शिकदार नियुक्त किया गया था। अकाल राहत की व्यवस्था भी मोहम्मद तुगलक ने की। जब दोआब में लंबा दुर्भिक्ष पड़ा तो मोहम्मद तुगलक ने वहाँ 2.5 वर्ष तक दुर्भिक्ष पीड़ितों की सहायता की
और 70 लाख रुपए तकवी के रूप में बंटवाए। डाक व्यवस्था में सुधार किया। पैदल घुड़सवारों द्वारा डाक भिजवाई जाती थी और सड़क के दोनों किनारे वृक्ष लगवाए गए और थोड़ी थोड़ी दूरी पर डाक चौकियाँ बनवाई गई। दरबार का गौरव बढ़ाने के लिए उसने दरबार में शानदार सजावट की, बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय प्रदान किया। वह 2 प्रकार के दरबार करता था, दरबार आम और दरबार खास। उसके शासनकाल में गुलामों की सुव्यवस्थित व्यवस्था थी। गुलाम स्त्रियाँ गुप्तचर का काम भी करती थी। गुलाम राज्य के ऊंचे ऊंचे पदों पर पहुंचकर स्वतंत्र भी हो जाते थे। उसने हिंदुओं के साथ बहुत ज़्यादा बुरा व्यवहार नहीं किया, केवल उन्हीं हिंदुओं को जबरन मुसलमान बनाया जो सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह करते थे। प्रांतीय शासन के अंतर्गत वहाँ का प्रमुख नायब सुल्तान कहलाता था और उसे सैनिक तथा प्रशासकीय कार्य दोनों करने पड़ते थे। न्याय कार्य भी करना पड़ता था। प्रांतीय खर्च के बाद जो धन बचता था वह केंद्रीय कोष में भेज दिया जाता था। मोहम्मद तुगलक की योजनाओं की विफलताओं के कई कारण थे, जैसे योग्य अधिकारियों का अभाव, प्रकृति की प्रतिकूलता, प्रजा का असहयोग, विदेशियों का शासन में समावेश, कट्टरपंथियों का असहयोग, साम्राज्य की विशालता, प्रांतपतियों के विद्रोह, सुल्तान की योजनाओं का समय से आगे होना, धन का अपार व्यय, सुल्तान के स्वभाव की त्रुटियाँ। सारांशतः मोहम्मद तुगलक के शासनकाल और उसके चरित्र का समीक्षात्मक अध्ययन करने से स्पष्ट हो जाता है कि वह पर्याप्त विद्वान, योद्धा, विद्यानुरागी और कर्मठ होने के बावजूद कुशल प्रशासक था, लेकिन उसमें विनय का अभाव था, अहंकार वाद का प्राबल्य था और उसमें धीरज का अभाव था। इस कारण वह सफल न होकर प्रायः असफल ही रहा। इसीलिए एल्फिंस्टन ने उसे पागलपन के गुणों से मिश्रित बताया है। यद्यपि सुल्तान में अनेक दुर्बलताएं थीं, परंतु इन दुर्बलताओं का उसे मूर्ख, पागल तथा विरोधी गुणों का सम्मिश्रण कहना उचित नहीं है। इस बारे में अनेक इतिहासकारों ने इसके विपरीत कथन कहा है। जैसे इब्न बतूता का कथन है कि वह दान देने और हकपात करने दोनों में सबसे आगे है। ये इसके चरित्र का विरोधाभास है। बर्नी कहता था कि सुल्तान की शारीरिक मानसिक शक्तियाँ असीम गुण संपन्न नहीं समझी जा सकती थी, लेकिन वह बुद्धि भ्रम से ग्रस्त था। इन दोनों मतों की विवेचना से यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद तुगलक इतिहासकारों हेतु कौतूहलवर्धक भिन्नताओं का सम्मिश्रण प्रतीत होता है। हमें ऊपर से देखने पर यह प्रतीत होता है कि मोहम्मद तुगलक विरोधी तत्वों का आश्चर्यजनक योग था। यह डॉक्टर ईश्वर प्रसाद का मानना है। ये विद्यार्थियों, निष्कर्ष के तौर पर हम कह सकते हैं कि मोहम्मद बिन तुगलक विरोधी तत्वों का सम्मिश्रण नहीं था। डॉक्टर मेहंदी हुसैन ने भी इस बात को सिद्ध करने का प्रयास किया है। यद्यपि सुल्तान में विरोधी तत्व विद्यमान थे, तथापि वे उसके जीवन के विभिन्न कालों में प्रकट हुए थे, अतः उसे विरोधी तत्वों का मिश्रण नहीं कहा जा सकता। धन्यवाद।